लास्ट क्लास में क्या हुआ था? क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया था, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल हो गया था। चलिए आइए कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ओके, कंसेप्ट नंबर 3, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। लास्ट क्लास में कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल पढ़ा जा चुका है, थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। चलिए आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। कंसेप्ट नंबर 3, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। चलिए लिखिएगा सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 1, इसमें आप लिखेंगे इन केस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स, इन केस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स which are redeemable, in case of the preference shares which are redeemable in lump sum, which are redeemable in lump sum after fixed period, after fixed period. Okay, in case of the preference shares which are redeemable in lump sum after fixed period, comma, following formula may be applied. Following formula may be applied. तो आप फॉर्मूला लिखिएगा KP इज इक्वल टू हाँ जी, तो फॉर्मूला आप लोगों ने लिखा PD प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N एंड RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2। हमने एक टर्म यूज किया है PD। आप PD की फुल फॉर्म लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। PD स्टैंड्स फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड। वहां पर आप लिखते थे I यानी इंटरेस्ट, यहां पर आप लिख रहे हैं PD यानी प्रेफरेंस डिविडेंड। और कोई नया टर्म है तो बताइए। अच्छा, वहां पर आप लिखते थे 1 माइनस टैक्स रेट, क्योंकि आप इंटरेस्ट पर टैक्स की सेविंग लेते थे। क्या प्रेफरेंस डिविडेंड पर टैक्स की सेविंग अवेल करी जा सकती है? नो। तो ये ऑब्वियस सी बात है ना कि यहां 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, यहां नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड पर टैक्स की सेविंग अवेल नहीं करी जा सकती। खैर चलिए, ये आपने लिखा सिचुएशन 1। सिचुएशन 1 क्या है? प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल इन लंप सम आफ्टर फिक्स पीरियड। इसके नीचे लिखेगा अल्टरनेटिवली
we may also adopt, alternatively we may also adopt interpolation technique. Alternatively we may also adopt interpolation technique for computation of cost of preference capital. इंटरपोलेशन टेक्निक आप जानते हैं कि कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज को इक्वल साबित करना होता है. एनपीवी इज इक्वल टू 0 यानी आईआरआर. ये आपने सिचुएशन नंबर 1 को पढ़ लिया. अब आप लिखिएगा सिचुएशन नंबर 2. सिचुएशन नंबर 2 के आगे लिखेगा इन केस ऑफ the preference shares, in case of the preference shares which are redeemable in installments, in case of the preference shares which are redeemable in installments, comma, the cost of preference capital can be computed. The cost of preference capital can be computed only with the help of interpolation technique. Only with the help of interpolation technique. मेरे ख्याल से ये सब वही कंसेप्ट है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं. लास्ट में आप लिखेंगे सिचुएशन नंबर 3. सिचुएशन नंबर 3 लिखेगा इन केस ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. यही तीनों सिचुएशन हमने डेब्ट कैपिटल में भी पढ़ी थी. इन केस ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, फॉलोइंग फार्मूला में बी अप्लाइड. फॉलोइंग फार्मूला में बी अप्लाइड. चलिए फार्मूला लिखेगा केपी इज इक्वल टू पीडी डिवाइडेड बाय एनपी. वही फार्मूला है जो आपने डेप्ट में भी पढ़ा था, बस यहां 1 - t से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा. तो नटशल में मैं ये कह सकता हूं कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल ठीक कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल की तरह ही कैलकुलेट करी जाती. सिर्फ एक फर्क है कि वहां टैक्स की सेविंग अवेल करी जाती थी, यहां टैक्स की सेविंग अवेल नहीं करी जाती है. पेज नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 3. पेज नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 3. उसमें पॉइंट ए कंपनी रेस्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 lakh by issue of 10% preference shares of ₹10 each. Find out cost of preference share capital when it is issued at number 1 10% premium and number 2 10% discount. अच्छा, प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू कितनी लिखी? फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए. तो आप एक काम करिए, आप लिखिएगा प्रेफरेंस डिविडेंड इज इक्वल टू 10% ऑफ ₹10, दैट इज ₹1. अब हमारी तरफ से आप प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम पर इशू करें, डिस्काउंट पर इशू करें, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं. डिविडेंड ₹1 है और ₹1 ही रहेगा. पहला केस,
issue at 10% प्रीमियम। अगर प्रेफरेंस शेयर को 10% प्रीमियम पर इश्यू किया जाए तो प्रेफरेंस शेयर इश्यू करके हमारी जेब में आएगा क्या? 11 रुपए। 10 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है पर हमारी जेब में तो 11 रुपए ही आएंगे ना। आइए कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, पीडी डिवाइडेड बाय एनपी, 1 divided by 11. This is 0.0909, or we can say 9.09%. 9.09%. देखो जी, अगर आप किसी से 11 रुपए लो पर उसको हर साल 1 रुपए का डिविडेंड दो, ऑब्वियसली ये 10% नहीं, ये कितने परसेंटेज? 9.09%। चलिए सेकंड केस पर आइएगा, इश्यू एट 10% डिस्काउंट। तो जी पहले तो आप मुझे नेट प्रोसीड बताइए। ₹9, ओके, ₹9। फिर आप लिखेगा KP इज इक्वल टू PD डिवाइडेड बाय NP। ओके, ₹1 डिवाइडेड बाय ₹9, 0.1111, और वी कैन से 11.11%। तो अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने आपको 9 रुपए दिए, आप हर साल 1 रुपए का डिविडेंड दोगे, तो आप कितने परसेंटेज डिविडेंड दोगे? 11.11%। आइए अब हम इसके बी पॉइंट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन का बी पॉइंट पढ़िएगा। ए कंपनी हैज 10% redeemable preference shares which are redeemable at the end of 10th year from the date of issue. The underwriting expenses are expected to be 2%. Find out cost of effective share capital. ठीक है। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं क्वेश्चन में फेस वैल्यू कितनी गिवन है? अगर गिवन नहीं है तो आप एज्यूम कर लीजिए 100 रुपए। अल्टीमेटली आंसर परसेंटेज में देना है ना, तो में क्या फर्क पड़ता है कि हमने 100 रुपए माने या 10 रुपए माने। अच्छा, ये तो बताइए, अगर 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर इश्यू करोगे तो आपकी जेब में कैश कितना आएगा? अच्छा, 98, क्योंकि 2% अंडर राइटिंग एक्सपेंसेस लिखे, 2% के एक्सपेंसेस माइनस करिए। लेकिन जहां तक प्रेफरेंस डिविडेंड का सवाल है, भाई वो तो आपको फेस वैल्यू पर ही देना होगा। रेट कितना दे रखा है? 10%। नेट प्रोसीड्स ₹98, प्रेफरेंस डिविडेंड ₹10। कितने साल बाद रिडीम करोगे? 10 इयर्स। अच्छा, कितने में रिडीम करोगे? 100 में रिडीम करेंगे। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन तो आपने इकट्ठी कर ली। चलिए प्रेफरेंस कैपिटल का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। हाँ, तो पहले लिखा जाए प्रेफरेंस डिविडेंड ₹10, रिडीमेबल वैल्यू 100, नेट प्रोसीड्स 98, नंबर ऑफ ईयर्स
10, 100 plus 98 divided by 2. क्या आंसर है? 2 शायद आप कहना चाहते हैं 0.1030 कि जिसको हम लिख सकते हैं 10.30%. कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल बड़ी आसानी से निपट गया ने. कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल को पढ़ने में तो हमारी पिछली पूरी क्लास ही लग गई थी. कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल तो ऐसा लगता है हमने 15-20 मिनट में निपटा दी. सिंपल सा कंसेप्ट, इसमें ज्यादा मेहनत हमारी लगी भी नहीं है सब. तो अब तक हम टोटल 3 कंसेप्ट पढ़ चुके हैं. ये तीसरा कंसेप्ट था हमारा. अब आप आइएगा कंसेप्ट नंबर 4 की तरफ. कंसेप्ट नंबर 4 के ब्रैकेट्स में लिखेगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल. कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, एब्रीविएशन KE. आपने लिखा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल KE. अच्छा, आपने डिबेंचर्स और प्रेफरेंस में 3 सिचुएशन डिस्कस करी. क्या आपको लगता नहीं इक्विटी में खाली एक ही सिचुएशन हो सकती है, इररिडीमेबल? इक्विटी में रिडम्पशन का तो पॉसिबिलिटी नहीं बनती, सिर्फ एक ही सिचुएशन है और वो है इररिडीमेबल. लिखेगा फॉलोइंग फार्मूला में बी अप्लाइड. सीधा इसमें बस एक ही सिचुएशन हो सकती है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी फार्मूले से ही कैलकुलेट हो सकता है. इंटरपोलेशन टेक्निक तो लग नहीं सकते ना, क्योंकि ये इररिडीमेबल है और इररिडीमेबल में इंटरपोलेशन टेक्निक काम करेगी नहीं. चलिए फार्मूला लगाइएगा. KE इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाय NP. D यानी डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड कह लीजिए. हम उसको ED भी लिख सकते हैं, लेकिन खाली D लिखे चल जाएगा. D यानी इक्विटी डिविडेंड. ओके, इसके नीचे लिखेगा इफ ग्रोथ रेट के ब्रैकेट्स में लिखेगा G. लिखेगा इफ ग्रोथ रेट, ब्रैकेट्स में आपने लिखा G, इज गिवन इन द क्वेश्चन. इफ ग्रोथ रेट इज गिवन इन द क्वेश्चन, कॉमा, फॉलोइंग फार्मूला में बी अप्लाइड. इफ ग्रोथ रेट इज गिवन इन द क्वेश्चन, फॉलोइंग फार्मूला में बी अप्लाइड. वैसे तो फार्मूला मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर क्वेश्चन में ग्रोथ रेट गिवन है तो आपको जो फार्मूला लगाना है KE इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय NP प्लस G, लाइक दिस. D1 डिवाइडेड बाय NP प्लस G. G का तो मतलब है ग्रोथ रेट. D1 का मतलब क्या है आप लिखिएगा. D1 का मतलब है नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड. D1 का मतलब लिखिएगा नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड. तो ये फार्मूला हमें थोड़ा ध्यान से समझना होगा ना. ये D1 बाय NP प्लस G क्या है. आप नीचे एक नोट लिखिएगा. नोट में आप लिखेंगे इफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मार्केट प्राइस
if the information regarding market price is given in the question. If the information regarding market price is given in the question, comma, in such a case, the term net proceeds is to be substituted by, the term net proceeds is to be substituted by market price. The term net proceeds is to be substituted by market price. यानी जहां जहां भी आपने नेट प्रोसीड लिखा है वहां आपको नेट प्रोसीड्स के बदले पढ़ना होगा मार्केट प्राइस. आगे लिखिएगा, दिस रूल अप्लाइज टू ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल. This rule applies to all the components of capital, that is equity capital, comma, preference capital and debt capital. देखो भाई, लिख तो हमने लिया, ये समझने का काम भी हो जाएगा. धीरे धीरे करके सारी बातें समझ में आ जाती. आप आइएगा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. Assuming tax rate of 50%, compute cost of capital in following cases. Number 1, a 15% preference share sold at par. When they say sold at par, they mean issued at par. अकाउंट्स में तो टर्म यूज किया जाता है इश्यूड, पर फाइनेंशियल मार्केट में वो कहते हैं जी हमने तो डिवेंचर बेच दिया, प्रेफरेंस शेयर बेच दिया. इशू करना यानी वो बेचना बोलते हैं. तो अगर वो सोल्ड एट पार लिखना चाहते हैं सो लेट इट बी. खैर चलिए आइए, फर्स्ट पॉइंट का आंसर दिया जाए. वो आपसे क्या जानना चाहते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल. तो आप लिखिएगा KP इज इक्वल टू 15%. आपने क्या लिखा? KP इज इक्वल टू 15%. ठीक है ना? चलिए आइए सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं. कोई स्टूडेंट कह सकता है जी ये आपने इतनी आसानी से आंसर दे दिया. नहीं, ऐसा नहीं मत करिए, थोड़ा मुश्किल तरीके से आंसर लेकर आइए, थोड़ी मेहनत भी होनी चाहिए. तो सीधा आपने लिख दिया. तो आप क्या चाहते हैं फिर मैं क्या लिखूं? KP इज इक्वल टू PD डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड. तो चलो ऐसे लिख लेते हैं. अच्छा बताओ, प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन में नहीं लिखा ना, तो 100 रुपए मान लेते हैं. प्रेफरेंस डिविडेंड 15%. 100 रुपए का 15% कितना होगा? 15 रुपए. अच्छा 15 को 100 से डिवाइड करके बताओ. 0.15. क्या मैं इसको लिख सकता हूं 15%? ऐसे आंसर लिखना है कि वैसे आंसर लिखना? वो ठीक है भाई. बड़ी अजीब सी बात है. मान लो जी ये क्वेश्चन हमने आपसे 1 नंबर का पूछा. ऑब्वियसली 1 नंबर के हो सकते हैं क्वेश्चन. तो अगर किसी ने ये आंसर लिख दिया KP इज इक्वल टू 15% सीधा, तो उसको उसी समय 1 नंबर दे दिया जाएगा. और अगर किसी ने ये सब लिखा तो उसको आधा नंबर दे देंगे. हाँ? हम स्टूडेंट से पूछेंगे भी एक बात बताओ, क्यों करा ये सब आपने? आप उसका रीजन बताओ. आपने सारी कैलकुलेशन क्यों करी? अच्छा इसके पीछे का रीजन बताओ, किस लिए करा? टाइम पास कर रहे थे क्या?
क्यों करा आपने? बड़ा सवाल ये उठता जी, ये सब किस लिए करा? क्या आपको ऐसा लगता है कि हमने प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम पे इशू करा, डिस्काउंट पे इशू करा है? तो ये आपकी कौन सी सोच ये साबित करती है कि आंसर इस ढंग से होना चाहिए? आखिरकार आंसर के होती है ना, ये फार्मूला आपको नया आंसर तभी दे सकता है ना अगर प्रेफरेंस शेयर आपने प्रीमियम पर इशू करा हो, डिस्काउंट पर इशू करा हो। घूम फिर कर आंसर वो वही 15 का 15% पर ले आए। क्या फायदा क्या इस स्टेप से? इसका मतलब ये अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है आपका। क्यों कर रहे हैं आप ये सब कुछ? जब अगला कह रहा है कि हमने 15% के रेट पर प्रेफरेंस शेयर इशू करे, तो आपका ये कहने में क्या जाता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है? जो बात सीधी कही जा सकती है उसको क्यों उल्टे तरीके से कहा जाए? तो ये फैक्ट है। आप वैसे आंसर लिखिए, 1 नंबर ले जाइए, फिर ऐसे लिख लीजिए, आधा नंबर ले लीजिए, और क्या कर सकते हैं? यहां आपके नंबर काटे गए हैं क्योंकि आपका एटीट्यूड अनप्रोफेशनल है, इसलिए नंबर काटे गए। चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते। सेकंड पॉइंट, ए परपीचुअल बॉन्ड। परपीचुअल का मतलब समझते हैं ना, विच गोज ऑन फॉर एवर। इसका मतलब ये इररिडीमेबल है। सोल्ड एट पार, दे मीन इश्यूड एट पार। कूपन रेट बीइंग 13.5%। पता नहीं कूपन शब्द कहां से आया है, हमारी बला से। जरूर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 13.5%। तो बताओ ये जो आपने डिबेंचर या बॉन्ड इशू करे हैं, इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना? तो आप एक काम करिए, आप लिखिएगा KD, बिफोर ब्रैकेट में लिखिएगा बिफोर टैक्स। देखिए, अगर तो टैक्स के मैटर पर बात ना करी जाए तो इसका मतलब अगर आपने लिखा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 13.5% है, तो जी यही है जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसका। पर आप ये कहो जी हम टैक्स के बारे में बात करना चाहते हैं, तो फिर करो बात, हमने कब रोका आपको? कितना है टैक्स रेट? 50%। भाई ज्यादा से ज्यादा 50% टैक्स सेविंग का ही तो एडवांटेज लोगे ना। तो 50% टैक्स सेविंग को ध्यान में रखते हुए बताइए, 6.75%। जो आंसर आसानी से आता है उसे आप कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश ना करें। नंबर 3, ये आंसर आसानी से नहीं आएगा। ए 10 ईयर, व्हेन दे से 10 ईयर, इसका मतलब यह है कि हम इसको 10 साल के बाद रिडीम करना चाहते हैं। ए 10 ईयर 8% ₹1000 पर बॉन्ड सोल्ड एट 950, यानी इश्यूड एट 950। तो ये आंसर आसानी से नहीं आएगा। अब मैं मानता हूं कि अब मुझे कोई फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो आप मुझे पहले ये बताइएगा कि फेस वैल्यू कितनी? फेस वैल्यू कितनी? 1000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 8%। तो इंटरेस्ट कितना हो गया? ₹80। 1000 का डिवेंचर है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका मतलब आप इंटरेस्ट देंगे ₹80। अच्छा, टैक्स का रेट कितना लिखा जाए? 50%। और बताइए, नेट प्रोसीड कितना लिखा जाए? 950। अच्छा, कितने साल बाद रिडीम करेंगे? 10 साल के बाद। कैसे रिडीम करेंगे? पार फेस वैल्यू पे, यानी 1000 पे। अब देखिए सारी बातें इकट्ठी हो गई ना। बस अब आपको फार्मूला लिखना है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट अपने आप ही कैलकुलेट होगा।
हाँ, तो इंटरेस्ट का अमाउंट लिखा जाए ₹80, टैक्स का रेट 50%, रिडीमेबल वैल्यू लिखी जाए 1000, नेट प्रोसीड्स लिखा जाए 950, नंबर ऑफ ईयर्स लिखे जाए 10, 1000 प्लस 950 डिवाइडेड बाय 2, .0462, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 4.62%। हम इसको लिख सकते हैं 4.62%। पॉइंट नंबर 3 का आंसर ये हो गया। आइए पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये सब केसेस हमारे लिए काफी सिंपल है। पॉइंट नंबर 4 की इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 4 में आपसे क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूछा गया? क्या क्वेश्चन में ग्रोथ रेट गिवन है? क्या क्वेश्चन में मार्केट प्राइस भी गिवन है? इसका मतलब अब मुझे काफी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो आप मुझे यह बताइए क्वेश्चन में मार्केट प्राइस कितना गिवन है? 120। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन नेट प्रोसीड्स पर पता कर रहे थे, पर इक्विटी शेयर होल्डर कहेगा नेट प्रोसीड्स, अरे भाई मार्केट प्राइस पर मेजर करो। जैसे रिलायंस कंपनी ने एक शेयर कभी 10 रुपए का इश्यू किया था, बहुत पुरानी बात है, 1970s में करा था। आज अगर उसका मार्केट प्राइस 1000 है तो शेयर होल्डर कहता है जी अब मेरी एक्सपेक्टेशन क्या आप 10 रुपए पर मेजर करोगे? आज अगर बाजार में शेयर 1000 का बिक रहा है तो आप 1000 के बेसिस पर ही तो मेरी एक्सपेक्टेशन मेजर करोगे ना। अगर आज आप नया शेयर इश्यू करोगे तो आप 10 के रेट पर इश्यू नहीं करोगे, 1000 पर इश्यू करोगे, तो नेट प्रोसीड फिर मार्केट प्राइस 1000 ही होता अगर आज आप शेयर इश्यू करते हो तो। खैर मार्केट प्राइस आपने क्या लिखा? 120 रुपए। अच्छा बताइएगा क्वेश्चन में ग्रोथ रेट कितना गिवन है? दोबारा बोली 8%। इसका मतलब कंपनी हर साल 8% ग्रो करती, कंपनी हर साल 8% तरक्की करती, आप ऐसा कह लीजिए। तो ग्रोथ रेट कैसे पता करी जाती है, ये हमारा सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं, ये हर क्वेश्चन में गिवन होता है। आप ऐसा सोच लीजिए कि मान लीजिए हमने पिछले 10 सालों के अपने पैटर्न को देखा। रिग्रेशन एनालिसिस सुना कभी आपने? खैर छोड़ो उस बात को, बेकार का शब्द। पिछले 10 साल के हमने ग्रोथ रेट के पैटर्न का एवरेज निकाल लिया बस। अब अगर मैं आपको यह कहूं कि आप भी पिछले 15 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, नर्सरी से लेकर अब तक, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है कि जी हूं तो मैं 12वीं क्लास में, 15 साल कैसे हो गए? वो भूल जाता है कि वो असल में पढ़ाई नर्सरी से शुरू करता है। खैर 15 साल की पढ़ाई का कोई एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं आप? हर साल आपकी जो इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ा है उसका एवरेज आप हर अगले साल पिछले साल के मुकाबले पाते हैं कि आप थोड़े समझदार हो गए, थोड़े समझदार हो गए। जब मैं पहली क्लास से दूसरी क्लास में आया तो मैं 2% समझदार हो गया था, ज्यादा समझदार हो गया था। इसका मतलब क्या? मुझे पिछले 15 सालों से समझदार होने के अपने परसेंटेजेस का एवरेज बता सकते हैं। भले आप इसके लिए कोरिलेशन टेक्निक यूज कर ले या रिग्रेशन एनालिसिस कैलकुलेट कर लीजिएगा, कभी घर में कैलकुलेट करके बताइएगा, बताइएगा कि इसका रिग्रेशन एनालिसिस कितना आ रहा है कि नहीं। खैर एवरेज बेसिस पर यह पता किया जाता है कि आपकी तरक्की का रेट कितना है। अच्छा क्वेश्चन में कोई डिविडेंड दे रखा है, कितना है? आप लिखिएगा ₹9। ये कौन सा डिविडेंड है? क्या ये अगला डिविडेंड जो आप दोगे? अच्छा ये डिविडेंड आपने अभी अभी दिया, अभी अभी दिया, तो इसको मैं क्या नाम दूं? 0।
अभी इसी समय थोड़ी देर पहले की बात है बस, D0। अब सवाल ये उठता है कि एक साल के बाद, मेरा मतलब है जो अगला डिविडेंड कंपनी देगी, क्या वो 9 रुपए देगी? अगर कंपनी में 8% की तरक्की होगी तो कंपनी का प्रॉफिट भी 8% बढ़ना चाहिए। तो अगला डिविडेंड होना चाहिए ₹9 प्लस 8%, ₹9.72। आपने लिखा ₹9.72। अब आप इसके नीचे लिखेगा KE इज इक्वल टू, फार्मूला है D1 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ रेट। D1 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ रेट। चलिए D1 लिखेगा 9.72, मार्केट प्राइस लिखिएगा 120, ग्रोथ रेट लिखेगा 8%। 8%। पहला काम आप मुझे बताइए, जो 9.72 को अगर मैं 120 से डिवाइड करता हूं तो यह आंसर मेरा कितना आता है? 0.08। ओके, 0.081 है ना? आपने मुझे बताया जी ये 0.081 है। अच्छा, 0.081 को क्या आप मुझे परसेंटेज में बताएंगे? हाँ, आइए वो लिख लेते, 8.1%। ठीक है ना? आपने लिखा 8.1%, इसमें आप ऐड करिए 8%। अब आंसर बताइए। %16.1। इक्विटी शेयर होल्डर ने कहा कि बात को विस्तार में समझाएं कि 16.1% से आप क्या कहना चाहते हैं। हमने कहा फिर सुनो, हम चाहते हैं कि आपके नाम पर हम कमाएं 16.1%, उसमें से 8.1% हम आपको डिविडेंड दें और 8% हम आपको डिविडेंड नहीं दें। इक्विटी शेयर होल्डर ने कहा नहीं दे से मतलब आप मेरे पैसे अपने पास रोकना चाहते। कंपनी ने कहा जी हम आपके नाम पर कमाना चाहते हैं पर आपको देना नहीं चाहते। इक्विटी शेयर होल्डर ने कहा क्यों, किस लिए? मेरा पैसा आप क्यों रोक सकते, कैसे रोक सकते, किस लिए रोकना चाहते? कंपनी कहा जी अगर हम आपको सारे रुपए दे देंगे तो फिर हमारी जेब में क्या रह जाएगा? अच्छा आप ही बताइए, हमने अगले साल एक नया शोरूम खोलना है, उसके पैसे कहां से आएंगे? फिर अगर हम अपनी सारी कमाई आपको दे देंगे तो नए शोरूम खोलने के पैसे कहां से आएंगे? इसका जवाब बताइए। इक्विटी शेयर होल्डर ने कहा वो आपने मेरे ही पैसों से खोलना है। अच्छा तो फिर और किसके पैसों से खोले भाई? हम अगर इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा नहीं इस्तेमाल करेंगे तो किसका पैसा इस्तेमाल करेंगे भाई? पर इक्विटी कहते लेकिन पैसा मेरा है। तो हमने इक्विटी शेयर होल्डर को बताया कि आपका पैसा है, तभी तो एक्सपेंशन के कारण इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस बढ़ेगा। सोचिए अगर हम आपको थोड़ा सा डिविडेंड नहीं देते और उस डिविडेंड की मदद से हम नया शोरूम खोलेंगे, बिजनेस एक्सपेंड होगा। सोचिए आज शेयर का मार्केट प्राइस 100 रुपए है, एक साल में 200, 300, 500 हो जाएगा। शेयर होल्डर का हाँ ठीक है, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अब ना मुझे डिविडेंड मत दिया करो यार, डिविडेंड देना बहुत बुरी बात होती है। तुम मुझे डिविडेंड दे देते हो, मेरी जेब में कैश आ जाता है, मैं खर्च कर देता हूं। बेहतर है मुझे डिविडेंड ना दिया जाए और मेरे पैसे को आप इस्तेमाल करो। आपको पैसा इस्तेमाल करना आता है, हमें पैसा इस्तेमाल करना नहीं आता भाई।
हमारी जेब में जब पैसे आते हैं ना तो हम तो बाजार जाके गोलगप्पे खाते हैं, वो हमें नहीं आता है बस, और क्या। आप पैसे अपने पास ही रखोगे तो नया शोरूम तो खुलेगा, फिर वो हवाई किले बनेंगे, ये होगा वो होगा। मैं कहता हूं मेरे को 2 रुपए का डिविडेंड अगर न दिया जाए और शेयर का मार्केट प्राइस 25 रुपए बढ़ जाए तो मैं क्यों शिकायत करूंगा भला? मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। क्या ये बात सही? वो आदमी क्या कभी तरक्की कर सकता है जो जितना कमाता है सारा ही खा जाता है, सारा ही खर्च कर देता है? जो आदमी सेविंग ही नहीं करता वो कैसे वेल्थ जनरेट कर सकता? बड़ी बड़ी कंपनियों ने अगर वेल्थ जनरेट करी है तो वो डिविडेंड के कारण जनरेट नहीं करी है, रिजर्व्स के कारण जनरेट करी, क्योंकि रिजर्व के पैसे को उन्होंने इस्तेमाल करा है अपने एक्सपेंशन प्लान के लिए। तो इस फार्मूले की मदद से हम क्या कहना चाहते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर के नाम पर इतना कमाया जाए, उसमें से इतना बांटा जाए, इतना न बांटा जाए और इसे कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाए। खैर, हम अब तक कितने कंसेप्ट पढ़ चुके हैं? 4। चौथा कंसेप्ट कौन सा था? अब मैं समझ गया आपका सवाल क्या है। इतनी जल्दी इस जवाब को अगर मैं उठाऊंगा ना तो कंसेप्ट थोड़ा खराब हो जाएगा, पर मेरे पास इस चैप्टर में इसका जवाब है। ये चैप्टर बड़ी देर तक चलेगा, आपका पॉइंट मैं समझ गया। अब आप एक काम करिएगा, आप लिखिएगा कंसेप्ट नंबर 5, और कंसेप्ट नंबर 5 से मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू होता है। वो कंसेप्ट शुरू होगा जो आपके एग्जाम में असल में आना है। ये कंसेप्ट नंबर 5 बड़ी देर तक चलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा कंसेप्ट नंबर 5, हेडिंग डालिएगा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, साथ में लिखेगा KO, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO। इसका एक दूसरा नाम भी है और वो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ब्रैकेट्स में लिख लीजिएगा WACC। और मैं आपको बता ही चुका हूं कि बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पर इसका कोई थ्योरेटिकल नोट नहीं है, सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत करते हैं। इसका आंसर देने में हमें टाइम लगेगा, लेकिन पहली बार कोई क्वेश्चन करेंगे तो टाइम तो लगना भी चाहिए। हमने पूरा का पूरा कंसेप्ट इसमें सीखना। क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 8। हां जी, 3 कंपनीज A, B and C are in same type of business but having different capital structures as follows। आपको कंपनी A, B, C के बारे में क्या क्या गिवन है? एक तो जी इक्विटी कैपिटल, मार्केट प्राइस पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, डिवेंचर्स, उसमें फेस वैल्यू गिवन है, मार्केट प्राइस पर डिवेंचर गिवन है, इंटरेस्ट रेट गिवन है। Assume that current levels of dividend are generally expected to continue indefinitely and income tax rate is 50%. You are required to compute weighted average cost of capital of each company. चलिए शुरू करते। आप पहले लिखिएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। हालांकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पर वो सिचुएशन देखी जाएगी। पहले आप लिखिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल KE। क्या इस क्वेश्चन में आपको ग्रोथ रेट कहीं लिखी हुई मिल रही? मतलब कंपनी की हर साल कितनी तरक्की होगी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ ना। तो आप सीधा सा फार्मूला लिखिए
के ई इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय एमपी, मार्केट प्राइस, डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। अब कंपनी ए के इक्विटी शेयर होल्डर्स ने कहा, कंपनी ए के इक्विटी शेयर होल्डर्स ने कहा हमारे एक शेयर की फेस वैल्यू भले ही 10 रुपए हो, पर मार्केट प्राइस तो 15 रुपए है, डिविडेंड पर शेयर तो 2 रुपए 70 पैसे है, 2.70 डिवाइडेड बाय 15, 15 रुपए का शेयर खरीदा, 2 रुपए 70 पैसे का डिविडेंड मिलेगा, 0.18, जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं 18%। कंपनी बी के शेयर होल्डर ने कहा डिविडेंड पर शेयर कितना है 4 रुपए, मार्केट प्राइस 20 रुपए, 0.20, जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं 20%। कंपनी सी के इक्विटी शेयर होल्डर ने कहा एक शेयर पे डिविडेंड कितना है 2.88, मार्केट प्राइस 12, दिस इज 0.24 और वी कैन से 24%। तो जी ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, यानी हमने इक्विटी शेयर होल्डर की मिनिमम एक्सपेक्टेशन तो पता कर ही ली। आइए दूसरी कैलकुलेशन करते हैं और उसकी हेडिंग डालेगा कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, केडी। क्या लिखा आपने, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल केडी। इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स, ठीक है फॉर्मूला, सॉरी मार्केट प्राइस। इररिडीमेबल है तो फॉर्मूला तो यही बनता है। पहले आप कंपनी ए से पूछिए, कंपनी ए का जवाब यह है कि देखो जी हमारे पास तो डेब्ट कैपिटल है ही नहीं, तो आप हमारी कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल तो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि डेब्ट कैपिटल तो है नहीं। चलो ठीक है, फिर हमने कहा चलो कंपनी बी के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट तो हमेशा फेस वैल्यू पर दिया जाता है। कंपनी बी ने कहा फेस वैल्यू तो जी 100 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 100 रुपए 10%, तो बताओ इंटरेस्ट कितना हुआ ₹10। टैक्स का रेट है 50%, मार्केट प्राइस कितनी 125 रुपए। क्या आंसर आ गया 0.04, जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं 4%। फिर नंबर आया कंपनी सी का, फेस वैल्यू फिर वही 100 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, कितना इंटरेस्ट हो गया ₹8, 50% टैक्स सेव किया जाए, नेट मार्केट प्राइस बताएंगे ₹80.05 और वी कैन से 5%, दिस इज 5%। ये सब अपनी जगह ठीक है, पर यह क्वेश्चन का आंसर नहीं। क्वेश्चन की लास्ट लाइन में कहा गया है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ईच कंपनी। आप उसके लिए हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ
कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए अब हमें कुछ कॉलम्स बनाने हैं और आप ऐसा समझ लीजिए WACC के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें हर एक क्वेश्चन में आपको ये कॉलम बनाने होंगे। अब ये कॉलम से बनाइएगा, कंपनी, सोर्स, मार्केट वैल्यू, वेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और लास्ट में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये कॉलम्स हर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। कंपनी, सोर्स, मार्केट वैल्यू, वेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको मैंने कहा C/C और लास्ट में WACC। हां, तो पहली कंपनी का नाम कंपनी ए, इक्विटी कैपिटल एंड डेब्ट कैपिटल। फिर उसके बाद कंपनी बी, इक्विटी कैपिटल एंड डेब्ट कैपिटल। आने वाले क्वेश्चंस में प्रेफरेंस कैपिटल भी हो सकता है। कंपनी सी, इक्विटी कैपिटल एंड डेब्ट कैपिटल। ओके, यहां तक आप लिख चुके हैं। अब है मार्केट वैल्यू। आइए कंपनी ए से शुरुआत करते हैं। देखो जी, सभी शेयर्स की फेस वैल्यू 4 लाख, एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए, एक शेयर की मार्केट वैल्यू 15 रुपए। सभी शेयर्स की मार्केट वैल्यू कितनी हुई? 6 लाख रुपए। कंपनी ए के पास तो डेब्ट कैपिटल है ही नहीं, तो इसका मतलब कंपनी ए का जो टोटल कैपिटल है उसकी मार्केट वैल्यू है 6 लाख रुपए। टोटल मार्केट वैल्यू है 6 लाख रुपए। ये इसका मतलब बनता। कंपनी बी का केस डिस्कस करते हैं। देखिए, टोटल फेस वैल्यू है 2.5 लाख रुपए, एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए, एक शेयर की मार्केट वैल्यू 20 रुपए। सभी इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू 5 लाख रुपए। ₹5 लाख। सभी डिवेंचर्स की फेस वैल्यू 1 लाख, एक डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए, एक डिवेंचर की मार्केट वैल्यू 125। सभी डिवेंचर्स की मार्केट वैल्यू 1,25,000। कैपिटल का टोटल 6,25,000। इन्हीं लाइंस पर आप कंपनी सी का आंसर भी दे दीजिए। कंपनी सी में इक्विटी की मार्केट वैल्यू बताएंगे 6 लाख रुपए, और कंपनी सी में डेब्ट की मार्केट वैल्यू बताएंगे 2 लाख रुपए। दोनों का टोटल बताइए 8 लाख रुपए। यहां तक कैलकुलेशन परफेक्ट है। अब आप आइएगा अगले स्टेप की तरफ। मैं पहले कंपनी बी के बारे में बात करूं। देखिए, टोटल 6.25 लाख, उसमें इक्विटी का 5 लाख। बताइए 5 लाख 6.25 लाख का कितना परसेंटेज होता है?
80% और डेब्ट फाइनेंसिंग 20%। कंपनी सी इक्विटी फाइनेंसिंग 75%, डेब्ट फाइनेंसिंग 25%। कंपनी ए इक्विटी फाइनेंसिंग 100%, डेब्ट फाइनेंसिंग 0। तीनों कंपनियों को पता चल गया कि उनके कैपिटल में किसका कितना हिस्सा है परसेंटेज में। इसी को तो वेट कहते। कंपनी ए ने कहा देखो भाई, हमारा जो इक्विटी शेयर होल्डर है ना, उसे ना हमसे 18% इनकम की एक्सपेक्टेशन है। डिवेंचर होल्डर तो खैर हमारा है ही नहीं। कंपनी बी ने कहा हमारे इक्विटी शेयर होल्डर को हमसे 20% इनकम की एक्सपेक्टेशन है। डिवेंचर होल्डर को एक्सपेक्टेशन कितनी है? 4%। कंपनी सी ने कहा इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन है 24%, डिवेंचर होल्डर की एक्सपेक्टेशन 5%। अब इनकी ये एक्सपेक्टेशन पूरी करेगा कौन? कंपनी। कंपनी कहेगी देखो जी, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन भी पूरी करें और हम डिवेंचर होल्डर की एक्सपेक्टेशन भी पूरी करें, और इनकी एक्सपेक्टेशन को पूरी करने के लिए दबाव हमारे ऊपर है। हम ये जानना चाहते हैं हम कम से कम कितना कमाएं ताकि हम अपनी उम्मीदों पर खरा उतर सके। हमने इसका जवाब दिया। हमने कहा देखो भाई, अगर आपके पास टोटल 100 रुपए का कैपिटल है तो 80 रुपए तो इक्विटी शेयर होल्डर ने दिए। इक्विटी शेयर होल्डर ने कहा मुझे मेरे 80 रुपए पर 20% चाहिए। 80 पर 20% यानी 16%। डिवेंचर होल्डर ने कहा मुझे मेरे 20% पे 4% चाहिए। कितना? 0.8%। टोटल 16.8%। कंपनी बी ने कहा ये मेरा WACC है। क्या मतलब हुआ इसका? हमने कहा क्या मतलब? अरे भाई, तुम्हारे पास टोटल कितने रुपए हैं? 100 रुपए। कैसे अरेंज करें? 80 से 20 से, और उसको छोड़ो। अच्छा 100 रुपए है ना, इस 100 रुपए से बिजनेस करें और बिजनेस करके कम से कम कितना कमाओ? 16.8। 16.8 कमा के क्या करूं? उसमें से 16 इसको दे देना और 0.8 इसको दे देना। जब पहले वाले को 16 मिल जाएगा तो हम उसको समझाएंगे कि भाई हमने तुमसे लिए तो 80 थे ना, अगर हम तुम्हें तुम्हारे 80 रुपए पर 16 रुपए दे रहे हैं तो हम तुम्हें 20% इनकम दे तो रहे हैं, तो तुम खुश हो जाओ, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पूरी कर दी हमने। इन दोनों की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए कंपनी बी पर यह दबाव है कि उसके पास जितने भी कुल रुपए हैं उस पर उसे कम से कम 16.8% कमाना ही होगा। हमारी बला से ये 50% कमाए, 60% कमाए, हमने रोका इसको। लेकिन अगर आपने 16.8% नहीं कमाया ना, तो फिर आप ये सोच लीजिए कि आपका फ्यूचर जो है वो काफी खराब आने वाला, क्योंकि इतना भी नहीं कमाओगे तो इन्वेस्टर्स डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे और वो आपसे बदला लेंगे, फिर मार्केट में आपका नाम खराब करेंगे। मैक्सिमम इनकम तो हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, पर मिनिमम इनकम फॉर सर्वाइवल तो पढ़ा सकते हैं। अब 75% पैसा इक्विटी शेयर होल्डर ने दिया। उसने कहा जी मुझे मेरे 75 पर 24% चाहिए। 18%, 25 पर 5, दोनों का टोटल 19.25%।
पूरा 100% फाइनेंस इक्विटी ने दिया, इस पर उसे 18% इनकम चाहिए, और यहां तो कुछ है ही नहीं, दोनों का टोटल 18%। हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, एक सवाल है, ये 18% और ये 18% इक्वल क्यों आ गया? नहीं, ये इक्वल क्यों नहीं आ रहा? ये इक्वल क्यों नहीं आ रहा? अच्छा छोड़ो, इक्वल कब आता है? अच्छा, कंपनी ए जैसी कंपनी के केस में, ये कंपनी जैसी कंपनी से आपका मतलब? अच्छा, कोई ऐसी कंपनी जिसमें सारा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर का लगा, उसमें जो इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन होती है, कंपनी को उसे ही कमाना होता। कंपनी 18% क्यों कमाए? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर 18% की एक्सपेक्टेशन रखता है कि नहीं? अगर एक आदमी कहता जी मैं फैमिली में अकेला मेंबर हूं, तो क्या ठीक है जी, आप उतना ही कमाओ जितनी आपकी खुद की जरूरत है, और क्या। अब जब फैमिली में दो अलग अलग मेंबर हो, किसी की एक्सपेक्टेशन कम, किसी की थोड़ी ज्यादा होती है, तो में समझ में आता है कि जी कैलकुलेशन थोड़ी अलग अलग हो जाती। इक्विटी शेयर होल्डर 20% कमाना चाहता है, डिवेंचर होल्डर सिर्फ 4%, और कंपनी को कमाना पड़ेगा 16.8%। हर एक में फर्क आ जाता है, पर यहां पर यह फर्क नहीं आता है। ठीक बात है? चलिए, ये आपने क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दिया। अब आप अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 10। In considering the most desirable capital structure for a company, the following estimates of cost of debt after tax have been made at different levels of debt equity mix. पहली हेडिंग क्या है? डेप्ट एज परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल। ये 0 से लेकर 60 तक जा रहा है। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ डेप्ट, और आखिर में है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म फॉर डिफरेंट प्रोपोर्शंस ऑफ द डेप्ट। चलिए हेडिंग डालिएगा, कंप्यूटेशन ऑफ WACC अंडर डिफरेंट प्रोपोर्शंस। चलिए ये कॉलम्स आप बनाइएगा, केस, सोर्स, वेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और लास्ट में WACC। पहले लिखेगा केस 1, सोर्स में लिखेगा डेप्ट एंड इक्विटी। देखिए, पहला केस ये है कि डेप्ट होना चाहिए 0, इसका मतलब 100% इक्विटी फाइनेंसिंग होनी चाहिए। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में लिखा ना, पहला केस डेप्ट होना चाहिए 0। अगर किसी कंपनी में 0 डेप्ट है तो इसका मतलब 100% इक्विटी फाइनेंसिंग का केस है। डिवेंचर होल्डर तो है नहीं, उसकी तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन तो है ना। कितनी है? 15%। अच्छा, दोनों का टोटल कितना हो गया? 15%। आइए केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं। केस
केस नंबर 2 ये है कि डेब्ट फाइनेंसिंग होनी चाहिए 10%, इक्विटी फाइनेंसिंग होनी चाहिए 90%, है ना। डिबेंचर होल्डर कहता है जी मैं आपको जो 10% पैसा दूंगा ना, उस पर मुझे बदले में क्या चाहिए 7%। इक्विटी शेयर होल्डर कहता है जी मुझे चाहिए 15%। तो जी ये हो गया 0.7%, ये हो गया 13.5%। दोनों का टोटल बताएंगे 14.2%। खैर अभी आप यहां रुकिए जरा, बताइए फंड्स अरेंज करने का ऑप्शन केस 1 ठीक है कि केस 2 ठीक है? क्यों? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, मिनिमम अर्निंग फॉर सर्वाइवल का प्रेशर कम है। अगर मैं 20% कमाता हूं और मैं फंड्स को ऑप्शन 1 से अरेंज करूंगा तो मुझे 20% में से 15% बांटने होंगे। 15% उसका जिसका पैसा लगा बिजनेस में, मेरा क्या बचा 20% माइनस 15% 5%। लेकिन अगर मैंने फंड्स को ऑप्शन 2 से अगर अरेंज करा तो कमाऊंगा तो मैं भी 20%, पर मैं बांटूंगा कितना 14.2%। मेरी सेविंग ज्यादा होगी कि नहीं होगी? बेसिकली मैं बांटना कम से कम चाहता हूं, मैं अपने ऊपर मिनिमम अर्निंग फॉर सर्वाइवल का दबाव कम से कम करना चाहता हूं। इसलिए ऐसा कुछ करिए कि जिससे आपका WACC कम हो जाए। केस नंबर 3, डेब्ट फाइनेंसिंग करिए 20% और इक्विटी फाइनेंसिंग करिए 80%। जो आपने डेब्ट फाइनेंसिंग करी है उस पर आप 7% का इंटरेस्ट पे करेंगे ना, और जो इक्विटी फाइनेंसिंग है उस पर 15.5%। आप मुझे डायरेक्टली टोटल बता सकते हैं 13.8%। ठीक बात है। केस नंबर 4, डेब्ट फाइनेंसिंग करिए 30%, इक्विटी फाइनेंसिंग करिए 70%। जो डेब्ट फाइनेंसिंग आप करवाएंगे वो तो 7.5% के रेट पर होगी, और जो इक्विटी फाइनेंसिंग आप करवाएंगे वो 15.5% के रेट पर होगी। सॉरी 16%। WACC बताएं 13.45%। ये आपने लिखा केस 4। केस 5 लिखा जाए, डेब्ट फाइनेंसिंग होनी चाहिए 40%, इक्विटी फाइनेंसिंग होनी चाहिए 60%। डेब्ट डिबेंचर होल्डर की एक्सपेक्टेशन 8%, इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन 17%। कितना लिखा जाए? फिर से बोलिए 13.4%। आइए केस 6 लिखते हैं। केस 6 में डेब्ट फाइनेंसिंग करवा लेते हैं 50% और इक्विटी फाइनेंसिंग करवा लेते हैं 50%। एक्सपेक्टेशन है 8.5% और 19%। %12.75%। मतलब मैं वही कह रहा था 13.75%।
केस नंबर 7 लिखिएगा, डेप्ट फाइनेंसिंग होनी चाहिए 60%, इक्विटी फाइनेंसिंग 40%, डिवेंचर होल्डर की एक्सपेक्टेशन 9.5%, इक्विटी शेयर होल्डर एक्सपेक्टेशन 20%, ओवरऑल 13.7%। WACC सबसे कम कहां है? इसका मतलब आप ना कैपिटल कुछ ऐसे बनाइए, हमारी रिकमेंडेशन ये है कि आपके कैपिटल में 40% डेप्ट होना चाहिए और 60% इक्विटी होना चाहिए। बेसिकली सारे ऑप्शन इसलिए तो सोचे जा रहे हैं कि कैपिटल अरेंज करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। लिखेगा, राइट डाउन। It is recommended to arrange total capital. It is recommended to arrange total capital in such a manner that it is recommended to arrange total capital in such a manner that 40% is debt financed and remaining 60% is equity financed, and remaining 60% is equity financed because WACC will be least in such a case. WACC will be least in such a case. ठीक है ना? ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दिया। चलिए अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। We come to question number 11. A company has following capital structure on December 31, 2009. Equity share capital 9% preference shares, 10% debentures. The equity share of the company is quoted at rupees 102 and the company is expected to declare dividend of rupees 9 per share for the next year. The company has registered dividend growth rate of 5% which is expected to be maintained. बाकी फर्स्ट सेकंड पॉइंट बाद में देखेंगे, पर इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आप पहले बताइए कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। ओके, D1 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ रेट। अब क्वेश्चन कहता है द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ ₹9 पर शेयर फॉर द नेक्स्ट ईयर। ये ₹9 क्या अगला डिविडेंड है? अगर ये पिछला डिविडेंड होता ना तो मैं इसमें ग्रोथ रेट ऐड करके अगला डिविडेंड पता कर लेता, जैसा मैंने किसी और क्वेश्चन में भी किया था। पर आपने खुद ही कह दिया ये अगला डिविडेंड है, तो फिर तो बात खत्म हो गई भाई। मार्केट प्राइस है ₹102 और ग्रोथ रेट है 5%। तो सावधानी से कैलकुलेट करके बताइएगा। दोबारा से बोलिए। 13.82%। आपने लिखा 13.82%, आसानी से कैलकुलेट हुआ। प्रेफरेंस शेयर के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया, सिर्फ ये कहा गया जी रेट ऑफ डिविडेंड है 9%। फिर तो हमारे लिए बहुत आसान है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल इज इक्वल टू 9%, सीधे ही लिख दो। जब क्वेश्चन में कोई टेंशन नहीं ली तो हम किस बात की टेंशन ले भाई, सीधा आंसर लिखे। सिमिलरली जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है,
आपने बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, हम कहेंगे हाँ जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%, लेकिन है तो डेप्ट। पॉइंट नंबर 1 में क्वेश्चन कहता है जी 50% टैक्स रेट है, तो चलो फिर आधा तो टैक्स बचा ही लेते। तो कॉस्ट कितनी पड़ गई आपको? 5%। आफ्टर टैक्स सेविंग इट विल बी 5%। Come to point number 1. Assuming that tax rate applicable to the company is 50%, इसका ध्यान हम रख चुके हैं। Calculate weighted average cost of capital using book value as weights। अब क्वेश्चन की स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है, मना नहीं कर पाएंगे, हेडिंग डालेगा। हालांकि हमने क्वेश्चन पहले जब किया था तो जब हमने आपसे वेट पूछे थे तो आपने मार्केट वैल्यू को बेस बनाया था, वो बात अपने आप में सही है भी, पर अब क्वेश्चन बुक वैल्यू कहता है तो मैं मना कैसे करूं। तो लिखेगा कंप्यूटेशन ऑफ WACC यूजिंग बुक वैल्यू एज वेट्स। बनाइएगा कॉलम्स। सोर्स बुक वैल्यू वेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC। मार्केट वैल्यू वेट लेना रेकमेंडेड है, पर क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट हम जा नहीं सकते। हां तो बताइए, बिजनेस में एक तो इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ है, दूसरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ है, और तीसरा डिबेंचर्स का पैसा लगा हुआ है। इक्विटी की मार्केट वैल्यू बताएंगे, सॉरी बुक वैल्यू बताएंगे 5 लाख, प्रेफरेंस की बुक वैल्यू 2 लाख, डिबेंचर्स की बुक वैल्यू 3 लाख। ठीक है ना? अब नेक्स्ट कॉलम आ गया वेट का। वेट को लिखने का तरीका क्या है? एक तरीका तो आप जानते हैं, इसको लिखा जाए 50%, 20% और 30%। एक ये तरीका है लिखने का, जो ऑफ कोर्स आप अपना सकते हैं, हम आपको मना तो कर नहीं रहे, पर एक दूसरा तरीका क्या है? 5/10, 2/10, 3/10, एक ही बात है ना। यानी अगर आपके पास टोटल कैपिटल 10 रुपए है तो 10 रुपए में से 5 रुपए इक्विटी के हैं, 10 रुपए में से 2 रुपए प्रेफरेंस के हैं, 10 रुपए में से 3 रुपए डिबेंचर्स के। इक्विटी कहता है जी मेरी एक्सपेक्टेशन है 13.82%। प्रेफरेंस वाले कहते हैं जी हमारी एक्सपेक्टेशन है 9%। डिबेंचर्स वाले कहते हैं हमारी एक्सपेक्टेशन है 5%। अब ये एक्सपेक्टेशन पूरी कैसे करें? जवाब है, ऐसे लिखेगा 5/10 मल्टीप्लाइड विथ 13.82 इज इक्वल टू 6.91%। 2/10 multiplied with 9, 1.8%। 3/10 multiplied with 5 is equal to 1.5%। इन तीनों का टोटल बताएंगे 10.21%। काफी आसानी से कैलकुलेट हो गया।
हमने इस क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट का आंसर दे दिया। अब आप इस क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट पर आइए। एज्यूमिंग दैट द कंपनी, प्लीज कम टू द सेकंड पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। एज्यूमिंग दैट द कंपनी कैन रेज एडिशनल टर्म लोन एट 12% for rupees 5 lakh to finance its expansion. Calculate revised WACC. अच्छा, क्या अब हमें मार्केट वैल्यू वेट ले लेना चाहिए? नहीं। रीजन ये है कि देखिए, ये बड़ा अजीब सा आंसर नहीं हो जाएगा कि फर्स्ट पॉइंट का आंसर में तो आपने बुक वैल्यू वेट ले लिया, फिर इंडस्ट्री कहेगी बताइए हम दोनों आंसर को कंपेयर कैसे करें, आपने तो वेट ही बदल दिया दोनों के अंदर। आखिरकार दो सवाल पूछे तो हम भी तो कंपैरिजन करना चाहेंगे ना, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि सेकंड पॉइंट के आंसर में आप वेट ही बदल दो। अगर बुक वैल्यू वेट लिया है तो बुक वैल्यू वेट लेना चाहिए। आगे सवाल कहता है द कंपनीज एक्सपेक्टेशन इज दैट द बिजनेस रिस्क एसोसिएटेड विद न्यू फाइनेंसिंग मे ब्रिंग डाउन द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर फ्रॉम ₹102 to ₹96। लिखेगा कंप्यूटेशन ऑफ revised WACC, computation of revised WACC। तो यही कॉलम्स फिर से बनाइए एज इट इज। तो इक्विटी आपके पास है 5 लाख, बुक वैल्यू की बात कर रहे हैं। प्रेफरेंस कैपिटल आपके पास है 2 लाख रुपए, डिवेंचर्स आपके पास है 3 लाख, और आपने अभी अभी एक टर्म लोन लिया है, और टर्म लोन कितने का है? 5 लाख रुपए का। अब अगर हम आपसे यह पूछें कि आपके पास टोटल कैपिटल कितना है, तो आपका जवाब होना चाहिए 15 लाख। हां जी, आपके पास टोटल कैपिटल है 15 लाख रुपए। ठीक बात है ना? अब 15 लाख में 5 लाख इक्विटी है, वेट कितना हुआ? 5/15। 15 लाख में 2 लाख, 2/15, 3/15, 5/15। प्रेफरेंस कैपिटल कहेगा जी हमारी एक्सपेक्टेशन तो वही है 9%, उसमें तो कोई चेंज आया नहीं। डिवेंचर होल्डर कहेगा हमारी एक्सपेक्टेशन भी 5% है, उसमें तो कोई चेंज आया नहीं। इक्विटी शेयर होल्डर कहता जी मेरी एक्सपेक्टेशन में चेंज आया है। हमने कहा आप नई एक्सपेक्टेशन बता दीजिए अपनी। दिस विल बी D1 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ रेट। अच्छा, पहले D1 था 9 रुपए, वो अभी भी 9 रुपए ही रहना चाहिए। पहले मार्केट प्राइस था 102, अब कितना है? ग्रोथ रेट है 5%, 14.375%। तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिखा जाए 14.375%। अब रह गया टर्म लोन, और टर्म लोन भी तो एक तरीके का डेप्ट ही है ना। लोन एक तरीके का डेप्ट ही होता है। ये जो आपने टर्म लोन लिया है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 12%। तो 12% ही कॉस्ट है फिर इसका। तो %50 इस पर टैक्स सेव ले लेते हैं। कितना पड़ गया?
6%। तो टर्म लोन की कॉस्ट लिखी जाए 6%। क्या आंसर? फाइनल आंसर 8.99%। आपने बताया 8.99%। जी इस चैप्टर के मुश्किल क्वेश्चंस माने जाते हैं। एक्चुअली बात यह है कि अब अगर आप कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल के चैप्टर को पहले निपटा लोगे, फिर आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल करोगे, तो फिर आपको इसका लेवल तो नहीं लगेगा। ये वाकई में इस चैप्टर के मुश्किल क्वेश्चन है। हाँ, तो ये तय है, ये चैप्टर बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। अरे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल के मुकाबले। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम में आने का चांस ज्यादा है। हो 5 नंबर का है, 6 नंबर का है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस का बड़ा सहारा रहता है, कहते हैं जी मेरे लायक भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं। चल, थैंक यू।